है ना। खिज्र खां का शासन कर रहा है 1414 से लेकर के 1421 तक। हम खिज्र खां के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यह है सैयद वंश का है, 1414 से लेकर के 1451 तक। क्लियर। पिता का नाम था इसका मलिक सुलेमान। पिता का नाम क्या था? मलिक सुलेमान। जनसंख्या इतना घटा हुआ कैसे है भाई? शासक बनने से पहले मुल्तान का एक गवर्नर था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ, पहले मुल्तान का क्या था? गवर्नर था। मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। क्लियर। तैमूर लंग का सेनापति था। तीसरा पॉइंट यही बन जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, तैमूर लंग का क्या था ये भाई? सेनापति था। क्लियर। राज्याभिषेक जून 1414 में हुआ था। है ना। उपाधि मिला था रैयत ए आला। रैयत ए आला का उपाधि मिला इसको। देखो, जब ये शासक बना तो अपने सिक्कों पर तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और, है ना, गयासुद्दीन तुगलक, तो सिक्का कुछ ने चेंज नहीं किया था। सैयद वंश से देखो होता क्या ना कि जैसे जैसे वंश बदलता है ना, अगली पीढ़ी आती है तो चीज़ों को चेंज किया जाता है, या फिर एक दूसरे पर जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के पश्चात जब वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं तो कब्जा करने के बाद वहाँ की चीज़ों को बदलने के लिए सोचते हैं। लेकिन खिज्र खां वैसा टाइप का व्यक्ति था नहीं, है ना। ये पिछला जितने भी चीज़ें अच्छी चीज़ें थी जो मोहम्मद बिन तुगलक की थी, फिरोज शाह तुगलक की थी, है ना, गयासुद्दीन तुगलक की थी, वो चीज़ों को रहने दिया था। कुछ कुछ चीज़ों को इसने बदलाव किए थे जो नगण्य बदलाव में आता है, बोल सकते हो कि एक दो चीज़ों में बदलाव किए थे। जैसे सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्का चलाया था, है ना, तो सिक्कों को इसने रहने दिया था। उसके बाद नहरें, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनाई थी, और नहरों को भी इसने कोई नहीं अथी किया था, तो इसलिए को सिक्कों पर तुगलक वंश का नाम गुदवाया। मतलब कहने का मतलब सीधी सीधी है कि जो सिक्के तुगलकों के थे उस पर तुगलक वंश का ही नाम रहने दिया, अपना नाम नहीं गुदवाया। मतलब जो चीज़ें बनाई थी उसी के नाम से वो चल रहा था, है ना। आपका जैसा नहीं कि पुल बनाया कोई और, उद्घाटन कर रहा है कोई और, नाम किसी और का। हाँ, बस यही कहानी है, क्रेडिट कोई और ले रहा है ना। हाँ, मैं बनाया था मिस्त्री लेकिन नाम हुआ शाहजहां का। बात है मिस्त्री के, है ना। इसका प्रमुख अभियान, अभियान की मतलब समझते हो आप लोग? प्रमुख अभियान, अभियान मतलब बताओ है? प्रमुख अभियान, अभियान कहते किसको है पहले बताओ? कहीं पे लिखा रहे, है ना, इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर खिज्र खान ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख अभियान कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? इसका प्रमुख अभियान था कटेहर। कटेहर कराया थे राय हरि सिंह। पहले ये बताइए अभियान कहते हैं किसको? इतना दिन से पढ़ा रहे हैं अभियान अभियान अभियान, है ना। कितने साल से पढ़ा रहे हैं अभियान? बहुत सालों से। अभियान कहते किसको खाली ये नहीं बताओ हमको। अभियान एक वर्ड है ना हिंदी का, तो अभियान कहते किसको है? एग्जाम में आ जाए अभियान तो क्या करोगे? समझ में नहीं आएगा, नील बेटा सन्नाटा हो जाएंगे। इसे कहते हैं। छठा पाँचवा नहीं पढ़े हो हिंदी? 6 टेस्ट 12 तक आप लोग कैसे पास हो गए थे? ग्रेस मार्क से? कोरोना काल वाले विद्यार्थी
खिड़की दिया है, नमकीन में चिट्टा मार के है कि ठेकों में चिट्टा मार के। अभियान मतलब होता है आक्रमण, है ना। तो जहाँ पर अभियान लिखा रहे तो समझ लेना कि वहाँ पर उसने आक्रमण किए, है ना, अटैक किए हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जब अभियान मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, हमला करना, है ना। हाँ, तो जैसे जहाँ पर कहीं पर लिखा रहेगा सफल अभियान, सफल मतलब वहाँ पर जीता, अटैक किया, वहाँ पर जीत लिया, जीतने के बाद वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे लिखा रहेगा कि इसने सफल अभियान कहाँ किए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ सफल आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान बताओ, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान बताओ। तो आक्रमण न लिख करके क्या लिखता है, अभियान। बस में आ गई, क्लियर हुआ दिमाग में, दिमाग में सेव कर लो इसको, अभियान। तो कटेहर, है ना, कटेहर जो कि एमपी का इलाका में पड़ता है, और एमपी पे हमेशा हर लोग अटैक करते हैं। जो भी राजा दिल्ली के रहेंगे वो एमपी को अपने कब्जे में हमेशा लेने के लिए सोचेंगे। उसका रीजन एक ही बता रहे थे, क्या बताए थे, एमपी में क्या है भाई, सब भूल जाते हैं। एमपी में क्या है, दोआब क्षेत्र है, दो नदियों का क्षेत्र है ना। बात समझे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और एक ही नदी से दो नदी बने फिर बाद में मिले तो उस बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं। मान लो कि एक ही नदी जा रही है ना, और ये बीच में दो नदी बट गई, है ना, और यहाँ पर आकर के ये मिल गई, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं, दर्रा। दर्रा होता है दो पर्वतों के बीच के घाटी को दर्रा कहते हैं। दर्रा, ठेकुआ, खमौनी सब कर लेते हैं। किसका कहते हैं, दोआब तो ये होएंगे बेटा, दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ गंडक नदी। मान लो कि देखो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पीछे, बिहार की दिख रहा है तुमको, बिहार पीछे देखो बिहार की बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना। तो उस नदियों के बीच का क्षेत्र जो है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उनको दोआब कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत दूरी में होना चाहिए, है ना, फिर भी ठीक है, मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में एक दूसरी नदी होनी चाहिए, क्योंकि एक नदी जो है लगभग आपको, है ना, 50 किलोमीटर तक आपका जो कवर कर सकती है, नहरों का और भी चीज़ों का, पानी का स्रोत। बात समझे, तो इसे क्या कहते हैं, पढ़ाए थे ना, सारा चीज भूल गए। हाँ, दो नदी तो इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, बीच का खाली स्थानवा क्या कहते हैं। हम पूछ रहे हैं खाली स्थानवा जो है ना जगह, उसे क्या कहते हैं। मान लो कि कहीं फतुहा में फंसे, अब फतुहा के ये पार दूसरा नदी मिलेगा तुमको, और दोनों गंगा नदी ही होगी, है ना। तो ये क्षेत्र को बोलते हैं दियारा। क्या बोलते हैं, है ना, दियारा या देरा, कहीं कहीं लिखा है। मान सुनोगे दियारा का नाम आप लोग, राघोपुर दियारा सुने हो। राघोपुर का दियारा लगभग 5 से 7 किलोमीटर का है। जब कहीं फतुहा से घुसोगे मान लो, या फिर कच्ची दरगाह नाम सुनो सिटी में, नहीं सुने, हाँ देखे नहीं। कच्ची दरगाह से एक रूट जाता है, तो मान लो कि घुस जाओगे, वहाँ पर पीपा पुल मिलेगा। अब तो पुल बन गया है ना, पहले पीपा पुल था। पीपा पुल समझते हो, ये भी नहीं समझते हो, सारा नील लोटा सन्नाटा। पीपा पुल मतलब नीचे बड़का बड़का ड्राम, ऊपर पुल देखे हो, है इसमें वैक्यूम भर करके पुल बनाया जाता है ना, टेम्परेरी पुल, है ना, उसको बोलते हैं पीपा पुल। कौन पुल बोलते हैं, कौन पुल बोलते हैं, पीपा पुल, है ना। जैसे मान लो कि टूट गया, है ना, पुल टूट गया और तुरंत हमको पुल बनाना है, तो क्या बनेगा, बड़ा बड़ा लोहा का ड्रम लाएंगे, सजा देंगे एक लाइन से, उसको कस देंगे, बात समझे, है ना। उस पर अपना लोहा का पत्थर जो भी है बिछा देंगे। वो टेम्परेरी पुल के लिए पीपा पुल का प्रयोग करते हैं, है ना। अब खत्म हो गया सब, क्योंकि फतुहा में सेतु बन गया। अब क्लियर हो गए यहाँ तक। तो ये दोआब क्षेत्र इसको कहते हैं, इसको डेरा क्षेत्र कहते हैं। बाकी जो समुद्र के बीच बीच में तुमको थोड़ा थोड़ा लैंड देख लेंगे, उसको आइलैंड कहते हैं। दिख रहे हैं मैप में, समुद्र के किनारे किनारे जो मैप दिख रहे हैं, है ना, छोटे 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 छोटे, उसको आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड। क्लियर हो गया ज्योग्राफी का ही पार्ट। तो हमेशा हिस्ट्री में पढ़े को ना, दोआब क्षेत्र, डेरा क्षेत्र, है ना। ये हमारे यहाँ जो पटना के पास में है, राघोपुर देरा है, जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, है ना। आप लोग कभी बोलो ना कि कभी पार करोगे कच्ची दरगाह, तो एक गंगा जी पार करोगे, फिर बीच में खाली स्थान मिला, तो अतुला गंगा जी पार हो गए, है ना, फिर आगे आओगे। ठीक है, तो वैशाली के पहले मतलब बोल सकते हो क्या है, पार करते क्या मिलता है, केला वाला,
वैशाली ना है? हाजीपुर, हाँ हाजीपुर। तो हाजीपुर के पीछे जब निकलोगे ना तो वहाँ पर एक और गंगा जी मिल जाएंगे, तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी तो गंगा जी को पार किए थे, गंगा जी एक और मिल गए। हाँ, तो होते क्या हैं गंगा जी यहाँ पे बता देते। गंगा जी आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, गंगा जी यूँ हो जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। और फिर ये जाकर के बाढ़ में कहाँ मिलते हैं? बाढ़ में गंगा जी एक हो जाते हैं। बस भाई, अब ये वाला बीच का क्षेत्र जो है कम से कम ये बीच का क्षेत्र कम से कम 7-8 किलोमीटर का है। ऐसा नहीं छोटा मोटा क्षेत्र है, 8 किलोमीटर का क्षेत्र है। मतलब यहाँ से हिलसा इतना क्षेत्र है, तुम गाड़ी बाइक से जाओगे तो चलते जाओगे, फिर लगेगा गंगा जी पार करके फिर एक और पार करना पड़ेगा। अब नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पुल बन गया है ना, तो पुल से निकल जाओगे सीधा उस पार हाजीपुर की तरफ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ है? मृत्यु करवा दो इसकी 20 मई 1421 को। 20 मई 1421 को। हाँ जी, टेस्ट होगा कल। टेस्ट बोल दिए तो टेस्ट होगा है। हाँ, जितना अपना फी जमा करना उनको कर दीजिएगा, है ना, उतना ही कॉपी करवा दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फी नहीं जमा कर पाएंगे तो बोल दीजिए कम से कम कि हम कल फी जमा कर देंगे, लिख लीजिए, ठीक है। मुबारक शाह दूसरा व्यक्ति है, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। आजकल जिक्के जीएस कोई और पढ़ा रहे हैं, देखो धीरे सर ने खुले जिक्के जीएस, वहीं पे जाती है दोनों लड़की। तो धीरे सर खुद पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं जिक्के जीएस, मतलब पढ़ाते खुद टीचर कोई है। वो कब से जीके जीएस पढ़ाने लगे रहे? हमारा बात तुम्हें लो टीचर बन जाए, नोट्स हमारा पूरा है, सब दे देंगे, टीचर बन जाना। चलो हैं, जाओ टेस्ट करो, जो करना है जो करो, तुम्हारी मर्जी है। जिक्के जैसे हर किसी के बस की बात नहीं है, ये समझ लो बस। क्या चलो लिखो, पिता का नाम है खिजर खां। जो व्यक्ति एग्जाम कम से कम दे वो जीके जैसे पढ़ा तो अच्छा लगता है। आज तक तो जो एग्जाम कंडक्ट नहीं किए फिर भी जीके जैसे पढ़ा रहे, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कौन पता है? वो तो लेट आया होगा जैसे किया होगा। हाँ क्या चीज़? नहीं, 1 सेकंड में पीछे पहुंचोगे नहीं एंट्री देगा आपको। है कोई को होम सेंटर नहीं देगा, गर्ल्स लोग का होम सेंटर रहता है। क्या देखो, बिहार का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बिहार का प्रॉब्लम हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि कम रहेगा और कमेगा, किसी भी गवर्नमेंट में कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आएगी तो जादू की छड़ी है उसके पास वो कम कर देगी, प्रॉब्लम वाली बात है। तो लड़कवन भी तो कम न है,
लड़कावन में तो सेटिंग करावे लगे तोड़ फान कम बताता है। तुम सरकार को दोष दे रहे हो, सरकार तुमको दोष दे रही है, अब गलत कौन है? हैं? गलत तो हम दोनों। ताली तो एक हाथ से बचता नहीं है। अगर मान लो कि समझ लो ना, आज से एक चीज सिखाते हैं, कोई तो किसी की बुराई कर रहा है तो समझ लो कि वो भी इतना ही बुरा होगा। मान लो कोई तुमको अपना दुख सुना रहा है, हमको कोई दुख सुनाता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ है, तो गलती दोनों की है। तो बात क्या है ना कि अपना दहिया खट्टा कौन कहे? हैं? बात यही ना है बेटा कि अपना दहिया खट्टा कौन कहे? तो अपने बारे में बुराई तो करेगा नहीं वो, तो बुराई करेगा दूसरे के बारे में। हैं? सतना खट्टा दही बेचता तो कौन खट्टा कहेगा? बात सीधी सीधी है। वो दो बच्चे के ही है, दोनों बच्चे इतना कमज़ोर है पढ़ने में, देखिए देख ही रहे हो कितना वीक है। और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीका से जानते हैं। तुम लोग तो आज 1-2 साल से जाने होंगे उनको, है ना? उनको हम पिछले 14 सालों से जानते हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे को क्यों बरगला रहे हैं लोग। तुम लोग तो लगेगा सर पढ़ा देंगे, अब यूट्यूब से पढ़ के पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं, तो तुम लोग भी कर लोगे। कहोगे सर नोट दे देंगे, यूट्यूब से बोलोगे पढ़ लो। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तब पता चलेगा। हमारा उम्र लगभग ख़त्म होने तक एग्ज़ाम में हम एसएससी में बैठे हैं, उसका एक ही रीज़न था, हमारा हमसे एसएससी नहीं निकलने वाला है। पिछले 2 साल में हमने देख लिया कि हमसे एसएससी नहीं निकलेगा। उसका रीज़न बताते हैं क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मैथ छोड़ चुके हैं और इंग्लिश को लगभग पूर्णतः छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो जीके जैसे रीजनिंग से तो कुछ होने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठते थे। उसका एक रीज़न था कि क्वेश्चन कहाँ से टैकल आ रहे हैं जो आप लोग को बताना। बिहार पुलिस में हमारा हाइट नहीं है, फिर भी हम जाके पीटी देते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये बताना। तो जब तक कोई भी टीचर को कहता है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, या फिर हम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वही एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। और जीके जीएस में ऐसा सब्जेक्ट है आप लोग का, जीके जीएस पढ़ तो लीजिएगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में फंसिएगा, कन्फर्म फंसिएगा। उसका रीज़न बताते हैं क्यों फंसिएगा। जो जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो जितना आपकी पढ़ाई जो इधर किए थे, है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना चैप्टर आप पढ़े तो चैप्टर से आएगा ही नहीं। बताया ना कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं आप लोग को ना, विश्वास नहीं कीजिएगा। दरगाह में बैठिएगा तो या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर वो भी नहीं आएगा। बात समझे? पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद बिहार दरोगा में 5 क्वेश्चन आएंगे, और पूरा हिस्ट्री बताते हैं कितना है आप लोग को। बोले ना कि आप लोग को लूसेंट खत्म करने पे आ जाए ना तो 6 महीने का भी कोर्स नहीं जीके जीएस, 6 महीना मुश्किल से चलेगा। 1 महीने में हिस्ट्री, 1 महीने में पॉलिटी, मतलब 6 सब्जेक्ट है, लेकिन उससे आप लोग काम नहीं बनेगा। बात समझे? उससे आप लोग काम नहीं बनेगा। आप लोग तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया बताता है, आप लोग बता दें, आप लोग 6 to 12 NCERT आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर एग्ज़ाम निकालने हैं तो, अगर नहीं निकालना है, डिपेंड रहने हैं क्लासेस पे, या फिर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं कि सर हमको किताब पढ़ने थोड़ा मन नहीं लगता है, तो आजकल यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, वहाँ पर मारिए, पहले मारिए आप NCERT क्लास 6 कौन पढ़ा रहा है ना, फॉर कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि क्लास 6 मारना ना क्लास 6 जैसा, फॉर कंपटीशन मारना। बात समझे? तो वो कंपटीशन के मेन पॉइंट वहाँ से देना शुरू कर देगा और एक एक पॉइंट को समझाना शुरू कर देगा। ठीक है, वहाँ पर आप समझ जाओगे। NCERT आप पढ़ लिया ना, 6 to 12 के 45-50 किताबें हैं सब मिला करके, छठा से लेकर 12वां तक, तब कोई भी एग्ज़ाम को इजीली टैकल कर सकते हैं। उसमें आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, चपरासी से लेकर के, है ना, यूपीएससी तक के। हाँ, बशर्ते 2 बार पढ़ना है अपनी लाइफ में कम से कम, जब तक तैयारी करेंगे 2 बार कम से कम।
ठीक है, पॉइंट बनाइए, नोट्स बनाइए, जो बना सकते हैं जो बनाइए, लेकिन आप तैयारी अपने से कीजिए। हैं? इसने एक शहर बसाया था मुबारकबाद। हाँ, मुबारकबाद, यमुना नदी के किनारे एक शहर है मुबारकबाद। मुबारकबाद शहर बसाया। इसको दो उपाधि मिला है, एक उपाधि मिला है शाह की, एक उपाधि मिला है नयाब ए अमीरुल की। नयाब ए अमीरुल की उपाधि मिला है और दूसरा मिला है शाह की उपाधि मिला है ना। इसके प्रमुख विद्वान हैं याहीन बिन अहमद, याहीन बिन अहमद सरहिंदी। इसने एक किताब लिखी, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, है ना। मुबारकाबाद जो शहर है, एक क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। क्लियर? इसका वजीर का नाम था सरवर ए मुल्क। सरवर ए मुल्क, इसका वजीर का नाम था सरवर ए मुल्क। इसका वजीर का नाम क्यों आता है कि सरवर इसका नाम था, है ना, बाद में इसका सरवर ए मुल्क नाम हो गया, तो ये हिंदू था, है ना। क्या था ये? हिंदू था, इसलिए इसका जो नाम आता है सरवर ए मुल्क नाम आता है ना। इसकी मृत्यु हुई है 14 फरवरी 1434, है ना। इसका मृत्यु हत्या किसने किया था? इसके वजीर ने। वजीर कौन है? सरवर ए मुल्क ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अगला व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शाह। अगला व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शाह। चौदह सौ 1434 से लेकर के 1445 तक। इसके पिता का नाम है फरीद खां। फरीद खां, ठीक है। फरीद खां कौन था भाई? तो मुबारक शाह का भाई था। इसके पहले वाले शाह था ना, उसका भाई था, मतलब कि ये हो गया मुबारक शाह का भतीजा। ये हो ना, चलो लिख लो। वजीर का नाम है इसका कमाल खां, लिख लो ब्रैकेट में, मुबारक शाह का भतीजा। वजीर का नाम है ना, कमाल खां। कमाल खां। एक सूबेदार है, इसका नाम आना शुरू हो जाएगा, सूबेदार।
दार है उसका नाम है बहलोल लोदी है। कौन वंश का है भाई? लोदी वंश। यहाँ से नाम देखना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ से एक बहलोल लोदी को एक उपाधि मिला था खाने खाना का। किसको मिला था? बहलोल लोदी को उपाधि दिया। किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। खान ए खाना, खान ए खाना को उपाधि दिया। लेकिन जितना समय तक ये रहा उतना समय तक सत्ता जो है किसके हाथों में रही? तो इसके पहले वाला एक वजीर था, क्या नाम था उसका? सरवर ए मुल्क, है ना। तो सरवर ए मुल्क के हाथों में उतने दिन सत्ता रही। तो इसको लगने लगा कि अब हमसे नहीं बन पाएगा, है ना, बात समझे। तो इसने सत्ता त्यागने को सोची, लेकिन त्यागने को सोची तब तक इसकी हत्या कर दी जाती है। तो लिख लो, वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? सरवर ए, अच्छा, वास्तविक सत्ता होता क्या है? हैं? वास्तविक सत्ता होता क्या है? मतलब कि हम नाम के राजा रहेंगे और हमारे जगह पर कोई और वहां पर सत्ता चलाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं वास्तविक सत्ता। क्लियर? हाँ, बस यही कहानी। अगला व्यक्ति अंतिम है अलाउद्दीन आलम शाह। पैंतालीस में खत्म हुए थे, 1451 खत्म हो जाएंगे। इसका मूल नाम है हसन शाह। शासक बनने के पहले बदायूं का गवर्नर था। वजीर का नाम है हमीद खां। है ना। हाँ, उपाधि आलम शाह। क्लियर? 1451 में सत्ता छोड़कर बदायूं भाग गया। बदायूं का गवर्नर, पहले बदायूं गवर्नर हुआ करता था, वहीं भाग गया, है ना। वहीं से बहलोल लोदी को शासक घोषित कर दिया। शासक घोषित कर दिया। लेकिन इसकी मृत्यु हुई है 1476 में, ध्यान रखना। हाँ, देखो हुआ यूं कि यहाँ पर बार बार यही कहानी चल रही थी, है ना। बहलोल लोदी अपने कंट्रोल पूरा का पूरा करना चाह रहा था, वो कर भी लिया, है ना। कंट्रोल करने के बाद इसके पहले तो था एक सरवर ए मुल्क, वो कंट्रोल किया हुआ था, तो इसको खटक रहा था कि एक हिंदू राजा जो है, एक हिंदू सेनापति जो है पूरे शासन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहलोल लोदी भी अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया। तो अब इसका खेल ही पूरा का पूरा मोहम्मद शाह का समाप्त हो गया। मोहम्मद शाह कहाँ भाग जाता है? बदायूं। बदायूं कहाँ है भाई? बदायूं कहाँ है? यूपी में, है ना, बदायूं। अब बदायूं भाग जाता है, तो बदायूं भागने के बाद वहीं से एक लेटर भेजता है, किसको? बहलोल लोदी को, कि आज से वहाँ का शासन तुम्हारा हुआ, तुम वहाँ की सत्ता संभालो, मलिक सरवर से हम अब युद्ध नहीं कर सकते हैं, अंदरूनी कला बहुत अधिक बढ़ गई है। बात समझे। तो यहाँ पर क्या करता है बहलोल लोदी, है ना, हमीद खां, है ना, हमीद खां जो इसका वजीर था, है ना, हमीद खां जो इसका वजीर था, इसके वजीर की हत्या करके
है ना, और बोल सकते हो कि आलम शाह की आज्ञा लेकर के गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1451 में। तो 1451 से कल हम लोग शुरू हो जाएंगे लोधी वंश, है ना। ध्यान रखना, लोधी वंश अफगानी थे। अब तक जो हम पढ़ा रहे थे आप लोग को तुर्की वाला पढ़ा रहे थे, फिर से बता रहे हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, है ना, वो तुर्की से आए हुए लोग थे। तुर्की में एक शिया पढ़ लिए, एक सुन्नी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग जो अगला वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफगानी। अफगानी कौन है भाई? तो लोधी वंश वाले अफगानी होंगे। बहलोल लोधी, है ना, अफगानी होगा। अफगान से आया हुआ लोग होगा, अफगानिस्तान से आया हुआ लोग होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। आगे की कहानी ये चलेगी कि अफगान से जब बहलोल लोधी आएगा तो उसके बाद फिर एक आक्रमण होगा, अंतिम आक्रमण बाबर का। बात समझे? बाबर का आक्रमण होगा और फिर से मुगल वंश की स्थापना होगी और फिर से क्या आ जाएगा? तुर्की वाली वंश आ जाएंगे। लेकिन फिर से बीच में लोधी वाले जो वंशज होंगे आगे, वो लगभग बिहार में आकर के सिमट जाएंगे, है ना। कुछ उधर अफगानिस्तान में चले जाएंगे, कुछ बिहार में आकर के सिमट जाएंगे। उसी में से एक व्यक्ति निकलेगा, उसका नाम रहेगा शेरशाह सूरी। बात समझे? सूरवंश का व्यक्ति होगा, है ना। तो लोधी वंश मतलब बोल सकते हो वो अफगानी से ये वंश निकला है, सूरवंश, है ना। छोटा सा जगह पे पनप रहा था बिहार में। तो जब बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं से टक्कर लेने वाला व्यक्ति होगा शेरशाह सूरी। तो बीच में फिर तुर्की वंश वाले जो मुगल वंश वाले थे वो हारेंगे शेरशाह सूरी से, है ना। तो बहुत सालों तक सत्ता नहीं मिलेगी। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी 1545 में, है ना, तो मृत्यु के बाद फिर, है ना, फिर से मुगल वंश अंतिम होते होते फिर से जो है हुमायूं जो है वो फिर से सत्ता हथियार लेगा, स्थापित कर देगा, और उसके बाद फिर से वो वंश, मुगल वंश जो है अंतिम तक चलना शुरू हो जाएगा। अब बोलोगे सर तो इसके बीच में तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, और भी तो कहानियाँ चली होंगी, जब अंतिम राजा लड़े होंगे, है ना, जब दिल्ली सल्तनत विघटन हुआ होगा। तो हर एक जब साम्राज्य विघटन होता है तो नए नए राज्य का उदय होता है ना। ध्यान रखिएगा ये, जैसे मौर्य वंश विघटन हुआ, सातवाहन, कनव, है ना, ये सब उभर रहे, है ना, अपना स्वतंत्र शासक होते क्या, पहले समझ लो। जैसे बाहुबली वाला मूवी देखे हो आप लोग, तो बाहुबली का जो साम्राज्य था, माहिष्मती साम्राज्य, है ना, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके आसपास के क्षेत्र उसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, और वो उनको टैक्स पे करते थे। क्या पे करते थे? टैक्स, है ना। या फिर वैवाहिक संबंध भी थे बहुत सारे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों संबंध थे, टैक्स पे करते, उसके बदले में बड़े साम्राज्य क्या करते? उनको सुरक्षा प्रदान करते। क्या प्रदान करते? सुरक्षा प्रदान करते। लेकिन जब देखना जाने लगा कि बड़े राज्य अब असमर्थ हैं, वहाँ का राजा निरंकुश है या फिर वहाँ का राजा अयोग्य है, तब छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं। बात समझे? तो हर एक साम्राज्य में ऐसा होगा। इंसेंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मौर्य वंश खत्म हुआ, मौर्य वंश के बाद सातवाहन, कनव, कुषाण वगैरह वगैरह जो बहुत सारे बन गए। उसके बाद जब जैसे गुप्त वंश खत्म हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे बन गए, पल्लव, है ना, बहुत सारे बने वहाँ पर, फिर सेन, है ना, ये सब बहुत सारे बन गए। फिर जब यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में फिर सत्ता कायम होगी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन दिल्ली सल्तनत जैसे ही विघटन होगा, दिल्ली सल्तनत जैसे ही विघटन होगा, टूटेगा, कहानी खत्म होने की शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की। तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण में, है ना, हरियर बुक्का वाला, है ना, हसन गंगू वाला, है ना। तो ये सारे साम्राज्य, उत्तर में भी कश्मीर आज़ाद होगा, पश्चिम में भी जो अफगानिस्तान था वो आज़ाद होगा, पूरब में भी बंगाल आज़ाद हो जाएगा। बस समझे? तो जगह जगह जहाँ जहाँ इसकी पकड़ थी वो पकड़ छूट जाएगी। फिर जब मुगल वंश वाले आएंगे तो फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मुगल वंश वाले जब समाप्त होंगे, है ना, तो कहानी उनकी समाप्त हो जाएगी। बस समझ आ गई क्लियरली यहाँ तक? चलो छुट्टी।